नमस्कार। हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प इन्फोग्राफिक है। ये ब्रिटिश काल में भारत में हुई नई शुरुआतों को दिखाता है। रेलवे, डाक, कानून, शिक्षा। पहली नजर में देखें तो ये तरक्की की एक सीधी सादी टाइमलाइन लगती है। हाँ, लगती तो है। लेकिन आज हमारी कोशिश इस सीधी लाइन के पीछे छिपी टेढ़ी मेढ़ी कहानी को समझने की है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ क्या हुआ की लिस्ट नहीं है, ये क्यों हुआ और फिर सबसे जरूरी उसका क्या हुआ की कहानी है। अच्छा। और आप देखेंगे कि इस पूरी कहानी में एक पैटर्न है। अंग्रेजों का इरादा कुछ और था और उसका असर कुछ और ही हुआ। इरादा बनाम असर, ये तो बहुत दिलचस्प एंगल है। मतलब हर चीज के दो पहलू थे। हाँ, एक जो वो दिखाना चाहते थे और दूसरा जो असल में हो रहा था। चलिए इसी नजरिए से इस इन्फोग्राफिक की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत होती है संचार से। इन्फोग्राफिक में सबसे पहली तारीख है 1727, डाक सेवा की अनौपचारिक शुरुआत। एक शब्द अनौपचारिक मुझे थोड़ा खटक रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या ये आम लोगों के लिए नहीं था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरनल कुरियर सिस्टम था। अच्छा, मतलब एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। उनके जहाज कहाँ पहुंचे, किस इलाके से कितना लगान आया, कहाँ फौज भेजनी है, ये सारी बातें तेजी से पहुंचाने के लिए। मतलब आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं था? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये पूरी तरह से उनके अपने फायदे, अपने कंट्रोल के लिए था। लेकिन फिर कहानी बदलती है। 1854 में डाक विभाग का बाकायदा गठन होता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। ये तो बहुत बड़ा रहा होगा। अब तो ये सबके लिए खुल गया होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब कोई भी तय दाम पर पोस्ट कार्ड या चिट्ठी देश के किसी भी कोने में भेज सकता था। लेकिन यहाँ भी वही बात है, इरादा बनाम असर। उनका पहला इरादा तो यही था कि पूरे देश पर प्रशासनिक पकड़ मजबूत की जाए। हर गांव, हर कस्बे से जानकारी सीधे सरकार तक पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन इसका असर ये हुआ कि पहली बार कश्मीर में बैठा कोई इंसान कन्याकुमारी में बैठे अपने रिश्तेदार से आसानी से बात कर सकता था। विचारों का लेन देन आसान हो गया। विचारों का, खबरों का और यहाँ तक कि क्रांतिकारी साहित्य का भी। मतलब जिस नेटवर्क को वो कंट्रोल के लिए बना रहे थे, उसी नेटवर्क ने देश को एक दूसरे से जुड़ने में मदद की। कमाल है। हाँ। और जुड़ने की बात करें तो अगला पड़ाव तो इससे भी बड़ा है। 1853, भारत की पहली रेल। मुंबई से ठाणे। सिर्फ 34 किलोमीटर। आज तो ये लोकल ट्रेन का सफर लगता है, पर उस वक्त तो ये जादू जैसा रहा होगा। जादुई था। इसने भारत में समय और दूरी की पूरी धारणा को ही बदल कर रख दिया। हफ्तों के सफर अब घंटों में होने लगे। लेकिन इस जादू के पीछे का इरादा वो समझना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। रेलवे लाने के पीछे 3 मुख्य कारण थे और उनमें से एक भी भारतीय लोगों की सुविधा के लिए नहीं था। अच्छा, वो क्या थे? पहला और सबसे जरूरी, सेना का तेज मूवमेंट। मतलब अगर 1857 जैसा कोई विद्रोह फिर से हो तो उसे जल्दी से कुचला जा सके। बिल्कुल। दूसरा, कच्चा माल। भारत के अंदरूनी इलाकों से कपास, नील, ये सब बंदरगाहों तक पहुंचाना ताकि उन्हें इंग्लैंड भेजा जा सके। और तीसरा? तीसरा, जाहिर है, पूरे देश पर प्रशासनिक पकड़ को और कसना। अरे वाह! मतलब ये कि जिस पटरी पर अंग्रेज भारत से कपास ले जाने के लिए ट्रेन चला रहे थे, उसी पटरी पर चलकर गांधी और नेहरू जैसे नेता देश को जोड़ने और आजादी की अलख जगाने निकल पड़े। बिल्कुल यही हुआ। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। हथियार उन्हीं का, निशाना भी वही, बस चलाने वाला बदल गया। उन्होंने भारत को अपने फायदे के लिए जोड़ा, लेकिन इस जुड़ाव ने अनजाने में ही एक भारतीय होने की भावना को भी जन्म दिया। सही बात है। जो लोग पहले सिर्फ खुद को मराठी, बंगाली या तमिल समझते थे, वो अब एक ही ट्रेन में सफर करके एक दूसरे के दुख सुख जानने लगे। लेकिन एक सवाल मन में आता है, आम भारतीयों ने इसे कैसे देखा? क्या उन्होंने इसे सिर्फ एक सरकारी चीज माना? बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत में तो डर और अचरज था। लोगों को आग वाली गाड़ी से डर लगता था। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसे अपना लिया। लोग तीर्थ यात्रा पर जाने लगे, व्यापार के लिए दूर शहरों में जाने लगे, नौकरी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह बसने लगे। मतलब रेलवे ने भारतीय समाज को जितना गतिशील बनाया, उतना शायद किसी और चीज ने नहीं। बिल्कुल। तो रेलवे और डाक से उन्होंने देश को फिजिकली तो जोड़ दिया, लेकिन इतने बड़े देश को सिर्फ तारों और पटरियों से नहीं चलाया जा सकता। नहीं। इसे चलाने के लिए एक मशीनरी चाहिए थी, एक सिस्टम। और शायद यहीं पर 1861 की वो 2 बड़ी चीजें आती हैं, इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस और हाई कोर्ट। हाँ, अगर रेलवे और डाक शरीर की नसें थीं, तो आईसीएस और कानून उसका दिमाग और रीढ़ की हड्डी थे।
स्टील फ्रेम। हाँ, आईसीएस को तो स्टील फ्रेम यानी इस्पात का ढांचा ही कहा जाता था। ये दुनिया के सबसे कुशल नौकरशाही में से एक थी। और इसका काम था ब्रिटिश सरकार के आदेशों को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना और लागू करवाना। बिल्कुल। और हाईकोर्ट, मुझे लगता था कि हाईकोर्ट बनाने का मतलब सिर्फ बेहतर न्याय देना होगा, लेकिन क्या यहां भी कहानी कुछ और थी? आपका सोचना सही है, लेकिन आधा। न्याय तो था, पर किसका न्याय और किस कानून के हिसाब से? हाईकोर्ट की स्थापना का असली मकसद पूरे भारत में एक जैसा ब्रिटिश कानूनी सिस्टम लागू करना था। अच्छा, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, इससे पहले हर इलाके के अपने नियम थे, अपनी पंचायतें थीं। अंग्रेजों ने उन सब को हटाकर अपना सिस्टम लागू कर दिया। एक मिनट, तो आईसीएस और हाईकोर्ट ये दोनों मिलके एक तरह से ब्रिटिश राज के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बन गए। वाह, क्या बढ़िया तरीका है इसे देखने का। बिल्कुल। आईसीएस जमीन पर काम करने वाला हार्डवेयर था जो लगान वसूलता था, व्यवस्था बनाए रखता था। और हाईकोर्ट वो सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम था जो बताता था कि काम किस नियम से होगा। इसने राज को एक सिस्टम बना दिया। बिल्कुल यही था। इसका फायदा ये हुआ कि एक अंग्रेज व्यापारी को पता था कि वो चाहे बंगाल में व्यापार करे या मद्रास में, नियम और कानून एक जैसे ही मिलेंगे। मतलब व्यापार और शासन दोनों आसान हो गए। हाँ, न्याय देने से ज्यादा जरूरी था एक जैसा नियम बनाना, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस और सरकार का कंट्रोल बिना किसी रुकावट के चलता रहे। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जिसका असर शायद इन सबसे ज्यादा गहरा और लंबा रहा, शिक्षा। शिक्षा। इन्फोग्राफिक में 1835 की तारीख है, लॉर्ड मैकाले और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। ये तो हमेशा से एक बहुत बड़ा और विवादित मुद्दा रहा है ना? हाँ, हमेशा से। और यहाँ इरादा तो बिल्कुल साफ था और मैकाले ने उसे छुपाया भी नहीं। बाबू बनाना। हाँ, उनका मशहूर कथन है कि वो भारतीयों का एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते हैं जो रंग और खून से भारतीय हों, लेकिन सोच, पसंद और बुद्धि से अंग्रेज हों। और ये वर्ग सरकार और करोड़ों भारतीयों के बीच दुभाषिए का काम करेगा, क्लर्क बनेगा। बिल्कुल, इस स्टील फ्रेम को चलाने में मदद करेगा। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि जिस अंग्रेजी शिक्षा का मकसद हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाना था, उसी शिक्षा ने हमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के वो विचार दिए जिनसे हमने उन्हें यहां से भगाया? ये तो कमाल की आयरनी है। यही तो इरादा बनाम असर का सबसे बड़ा उदाहरण है। सही बात है। उन्होंने हमें शेक्सपियर पढ़ाया ताकि हम अंग्रेजी संस्कृति की महानता को समझें, लेकिन हमने उसी भाषा में जॉन लॉक, रूसो को भी पढ़ा और स्वतंत्रता के मतलब सीखे। हमारे शुरुआती सभी बड़े नेता, राजा राम मोहन राय से लेकर गांधी, नेहरू, पटेल तक, सभी इसी शिक्षा प्रणाली की देन थे। बिल्कुल, उन्होंने अंग्रेजों के ही विचारों को उनके खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वाह, मतलब उन्होंने हमें एक पिंजरा दिया और हमने उस पिंजरे की तीलियों से ही उसे तोड़ने का औजार बना लिया। हाँ, एक तरह से। लेकिन इसी से जुड़ा एक और बिंदु है इन्फोग्राफिक में। 1800 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, ये भी इसी सोच का हिस्सा था क्या? हाँ, ये पश्चिमी विज्ञान और चिकित्सा को स्थापित करने की कोशिश थी। इसके भी दो मकसद थे। एक, अपनी सेना और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर तैयार करना, और दूसरा यह दिखाना कि पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान भारतीय पारंपरिक ज्ञान से कितना बेहतर है। ये भी सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने का एक तरीका था। यहाँ कुछ वाकई दिलचस्प हो जाता है। अगली तारीख है 1901, भारत की पहली आधुनिक जनगणना। अब ये तो बड़ा बोरिंग सा काम लगता है, घर घर जाके गिनती करना। इसमें इतना खास क्या था कि इसे इन्फोग्राफिक में जगह दी गई? ये सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन इसका असर भारत के समाज पर किसी धमाके से कम नहीं था। धमाके से कम नहीं? हाँ, जनगणना सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, ये लोगों को बांटना और वर्गीकरण करना भी है। मतलब कैटेगराइज करना। इतने बड़े पैमाने पर अपनी प्रजा को धर्म और खासकर जाति के हिसाब से गिनने की कोशिश नहीं की थी। तो इस जानकारी का उन्होंने क्या किया? इससे उन्हें पता चला कि टैक्स किससे लेना है, किस समुदाय को पुलिस या सेना में भर्ती करना है, और सबसे जरूरी, किसे किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है। सही पकड़ा। लेकिन इसका सबसे गहरा असर समाज पर हुआ। ये सिर्फ गिनती नहीं थी, ये पहचान को पत्थर की लकीर बनाने जैसा था। पत्थर की लकीर मतलब ये कि इससे पहले लोगों की पहचान ज्यादा तरल थी। एक ही व्यक्ति खुद को अपने गांव, अपने पेशे या अपने कुल से जोड़कर देखता था।
लेकिन जब एक सरकारी अफसर आपके घर आकर आपसे आपकी एक जाति या एक धर्म पूछता है और उसे एक सरकारी दस्तावेज में हमेशा के लिए लिख देता है, तो वो पहचान बहुत सख्त और पक्की हो जाती है। हाँ, और इसी ने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की राजनीति को जन्म दिया, जिसका असर हम आज तक देखते हैं। ये सोचना भी अजीब है कि जनगणना जैसा एक सूखा आंकड़ों वाला काम समाज की पहचान को इतना बदल सकता है। हाँ, लेकिन उसने बदला। ये बांटो और राज करो की नीति का एक बहुत ही चालाक और कारगर तरीका था। चलिए, अब सत्ता के केंद्र की ओर बढ़ते हैं। इन्फोग्राफिक में 1901 का एक और जिक्र है, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाना। ये सिर्फ मूवर्स एंड पैकर्स का काम तो नहीं रहा होगा, इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल मैसेज होगा, है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पावर प्ले था। कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया शहर था, उनके व्यापार का गढ़। लेकिन वो राष्ट्रवाद का केंद्र भी बन रहा था। हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत तक वो बंगाल और पूरे भारत में राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र भी बन चुका था। अंग्रेजों को वो शहर अब चुभने लगा था। और दिल्ली को क्यों चुना? क्योंकि दिल्ली सदियों से सत्ता का प्रतीक रही है। पांडवों से लेकर सल्तनत और मुगलों तक भारत की ऐतिहासिक राजधानी। अच्छा। तो राजधानी को दिल्ली ले जाकर अंग्रेज एक साथ कई संदेश दे रहे थे। पहला, कि हम राष्ट्रवाद के इस नए गढ़ कलकत्ता को छोड़ रहे हैं, और दूसरा कि हम ही भारत के असली वारिस हैं, मुगलों के बाद अब हम यहाँ से राज करेंगे। बिल्कुल, ये अपनी सत्ता को एक ऐतिहासिक वैधता देने की कोशिश थी। तो ये अपनी ताकत का एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन था। और अब हम इन्फोग्राफिक के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। 1937, प्रांतीय स्वशासन और चुनाव। ये तो लगता है कि अंग्रेज आखिरकार नरम पड़ रहे थे और हमें सत्ता सौंपने की तैयारी कर रहे थे। नरम पड़ना नहीं, बल्कि ये दशकों के राजनीतिक संघर्ष, आंदोलनों और लगातार दबाव का नतीजा था। गांधी के आंदोलनों का असर? हाँ, गांधी के आंदोलनों और क्रांतिकारियों की गतिविधियों ने उन्हें ये समझने पर मजबूर कर दिया था कि वे अब भारत पर पहले की तरह राज नहीं कर सकते। तो इन चुनावों का महत्व क्या था? ये एक तरह की ट्रेनिंग व्हील्स वाली आजादी थी। अच्छा, इसने पहली बार भारतीयों को प्रांतीय स्तर पर अपनी सरकारें बनाने और मंत्रालय चलाने का मौका दिया। और इससे प्रशासन चलाने का अनुभव मिला। हाँ, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने चुनाव लड़े, सरकारें बनाई और उन्हें प्रशासन चलाने का वो जरूरी अनुभव मिला जो 1947 में आजादी मिलने पर बहुत काम आया। तो ये सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया में एक बहुत अहम मील का पत्थर था। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ देखें तो ये किसी देश के बनने की एक असाधारण कहानी है। रेलवे और डाक से शरीर को जोड़ा गया, आईसीएस और कानून से उसे चलाने का सिस्टम बनाया गया, अंग्रेजी शिक्षा से उस सिस्टम को चलाने वाले दिमाग तैयार किए गए, और आखिर में चुनावों के जरिए सत्ता की चाबी सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। हर ईंट अंग्रेजों ने अपने मकसद से लगाई, लेकिन इमारत आज हिंदुस्तान की खड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन सभी विकास कार्यों के पीछे का इरादा औपनिवेशिक नियंत्रण को मजबूत करना था और भारत के संसाधनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। हाँ, लेकिन भारतीयों ने गजब की जीवटता दिखाई। उन्होंने हर औजार को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना सीखा। जैसा हमने बार बार देखा, इरादा उनका था लेकिन असर हमारा निकला। हाँ, अंग्रेजी शिक्षा ने राष्ट्रवाद की भावना जगाई, रेलवे ने नेताओं को देश भर में यात्रा करने और लोगों को जोड़ने में मदद की, और डाक व्यवस्था ने आजादी के संदेशों को तेजी से फैलाया। औपनिवेशिक नियंत्रण के उपकरण ही भारत की आजादी के हथियार बन गए। इतिहास की इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि क्या बनाया गया था और उसे किसने बनाया। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये संस्थाएं, हमारी नौकरशाही, हमारा कानून, हमारी शिक्षा व्यवस्था हम पर किसी बाहरी ताकत द्वारा थोपी नहीं जाती, हाँ, हमारी अपनी भारतीय परंपराओं से धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से विकसित हुई होती, तो आज का भारत कैसा होता? क्या हमारी आधुनिकता का चेहरा कुछ और होता?